हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, अब आपके लिए एक और चैप्टर लेकर गए हैं, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेटा हम यहाँ पर डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी बेटा वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे। और अगर आपको बेटा किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है, इसमें आपको नहीं समझ में आता है, वो भी मुझे आप बता सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपका वक्त ज़्यादा लेते हुए लेट्स कंटिन्यू। ये बेटा सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक फ्लो चार्ट दे रखा है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये बताना चाहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना, कंडक्टर। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है कि ये ना चार्ज का फ्लो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इनको बेटा इन्होंने क्या कर रखा है, एक तो मैथमेटिकल टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर रखा है और एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखो बेटा, एक्सपेरिमेंटली हम इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं एमीटर, जिसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं बेटा। ओके, और आपको पता है मैथमेटिकली अगर आपको करंट निकालना है तो आपका फॉर्मूला था I = Q/T होता है। इसके बारे में भी फर्दर हम और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जहां पर आपको पता है Q का मतलब है टोटल चार्ज होता है और T का मतलब टाइम होता है। अब ये सर्किट क्या होता है बेटा, जिसमें आपका करंट फ्लो करता है, क्लोज्ड पाथ होता है, कंटिन्यूस पाथ होता है, जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। उससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ओके, और दूसरी बात बेटा यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है कि करंट हमेशा ध्यान रखना बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी दैट इज विल बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज का जो लेट्स कंटिन्यू। अब बेटा सबसे पहले बात आती है कि अगर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब ये चार्ज होता क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। इट मे बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। देखो बेटा चार्ज क्या होता है किसी भी एटम के अंदर। आपने देखा बेटा, आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था उसके अंदर एक प्लस चार्ज होता है जिसको आप प्रोटॉन्स बोलते हैं। ओके, और एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ओके, तो यही बेसिकली चार्ज हमारे होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं एटम के, जो कि आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और एक बात का बेहद ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर अपने लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए कि एक जैसे चार्ज सपोज कि मैंने कहा पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगी ना बेटा, इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगी आपकी। और अगर आपके अनलाइक चार्ज है प्लस है और आपका माइनस है, तो इनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। ओके, तो यानी कि अनलाइक चार्ज करते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज क्या करते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं। और वैसे बड़ा अगर हम बात करें जो चार्ज है ना, चार्ज की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कॉलम होती है। कॉलम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर चार्ज, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ओके, एक कूलम्स के अंदर अगर हम बात करें बेटा तो एक कूलम्स के अंदर होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम्स चार्ज होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर उन्होंने एक रिलेशन दे रखा है Q = Na, जहां पर Q बता रहा है आपको टोटल चार्ज के बारे में, N बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और E बताएगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ओके, तो बेटा अगर आपको बताना है कि एक कूलम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 1 कूलम्स इक्वल्स टू होगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19। तो ऐसा आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। बस जस्ट 1 को आपने डिवाइड करना है 1.6 × 10⁻−19 से। ठीक है बेटा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आए ना 6 × 10⁻18 वो यहीं से आए बेटा। देखो 6 × 10⁻18 इज द 10 raised to power 18 is the number of electrons present in 1 coulombs of charge. ओके, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, दैट्स गुड। अब बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपने बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। करंट बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यानी कि जब अगर हम करंट निकालना चाहते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा Q इज द टोटल चार्ज एंड T इज द टाइम। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है क्या है ना बेटा आपका, इसको हम इस तरीके से, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होती है एम्पियर होती है, एम्पियर। और एक एम्पियर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे? 1 कूलम्स पर सेकेंड भी ले सकते हैं। ओके, क्यों ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है बेटा, देखो आपको एक चीज़ पता है कि ऊपर क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? कूलम्स में लिखते हैं, और नीचे का टाइम को हम सेकंड्स में लिखते हैं। तो हो गया बेटा कूलम्स पर सेकंड। ओके, एक चीज़ और बेटा, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। यानी कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा कि एक एम्पियर के अंदर 10⁻³ मिली एम्पियर्स होते हैं। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज मत रहना बेटा। वैसे बेटा एक एम्पियर के अंदर 10⁻6 माइक्रो एम्पियर्स होता है। यानी कहने एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 मिली एम्पियर होते हैं।
क्लियर बेटा? ओके, करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है टू मेजर द करंट, और उसका सिंबल होता है बड़ा इस तरीके से, यानी कि ए, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव टर्म मिलेगा आपको, नेगेटिव टर्म में। ये हमेशा बड़ा क्या होता है, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज करेक्टेड इन सीरीज। इनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस के बारे में आप फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है ना, जो करंट के फ्लो को रोकता है। ओके, तो एमीटर की अगर बेटा रेजिस्टेंस हाई होगी तो ऑब्वियसली बात है वो करंट के अमाउंट को रोकेगा, जिसकी वजह से जो टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा फिर। ओके, दैट्स वाई जो हमारा एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। ओके, चलो अब बेटा यहाँ पर और चीज़ यहाँ पर मेंशन की है, देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन्स वर not known at the time when the phenomenon of electricity was discovered first and the current was considered to be flow of positive charge. Okay, देखो ना, पहले क्या गया था हमारा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स वर। देखो अब बेसिकली क्या बेटा, डायरेक्शन जो हमारी करंट की ना वो हमने अपोजिट मान के चल रहे थे, किसके अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट। देखो जब बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेनन डिस्क्राइब किया गया था ना, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहले डिस्कवर हुई थी, बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की थी। एंड द करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उस समय ऐसा माना गया था बेटा, जो करंट आपका है ना वो क्या होती है, जो करंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ओके, क्लियर बेटा? तो ये चीज़ आपने जाने के लिए, तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस लो होती है और हमेशा उसको हम सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। ओके, लेट्स गो। देखिए बच्चे, अब एक वर्ड आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, सपोज कीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से यहां तक ले जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि ए पॉइंट से, सपोज कीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन्स को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाने में, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाने में कितना मैं वर्क डन कर रहा हूं, तो उसे कहा गया था बेटा, क्या कहते हैं, उसे कहता है पोटेंशियल कहते हैं। ओके, और इन दोनों के डिफरेंस, इन डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना हम वर्क डन कर रहे हैं एक कूलम्ब चार्ज को ले जाने में, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ पर लिखे ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय W अपॉन में Q, जहाँ पर W को मतलब होता है वर्क डन और Q को मतलब होता है आपका टोटल चार्ज। इसी के अकॉर्डिंग बेटा आप अगर एक 1 वोल्ट निकालना चाहे तो 1 वोल्ट इज जस्ट गिवन अप बाय 1 वोल्ट इज जस्ट गिवन अप बाय 1 जूल्स ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि 1 जूल्स का वर्क हम कर रहे हैं, 1 जूल्स का हम वर्क कर रहे हैं टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, उसे कहेंगे हम 1 वोल्ट के बराबर। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारी है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जूल्स पर कूलम्ब्स भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेटा हम देखोगे 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, अब बेटा ने इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। एक वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और ये इसकी जो पोटेंशियल होती है बेटा, रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, और उसको हमेशा हम पैरेलल कनेक्शंस में करते हैं। और उसका सिंबल क्या होता है बेटा, इस तरीके से दिखा रखा ना, कोई देखो ये आपको इसका सिंबल हो गया। ओके, क्लियर? ठीक है बेटा, अब इसकी हाई रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है बेटा, रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है ज़्यादा करंट को रोके, ताकि करंट उसके अंदर से फ्लो ना करे और वेस्टेज, करंट का वेस्टेज ना हो। ओके, दूसरी बात बेटा, सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल बेटा क्या है ना, हम एक सोर्स का यूज करते हैं, सेल हमारा एक सोर्स होता है, जो एक तरीके से क्या है आपका सिंपलेस्ट डिवाइस है, ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर सके, ताकि हमारा जो करंट इजीली फ्लो कर जाएगा आपका। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है, ठीक है, जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ से हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा। ओके, यहाँ पर बेटा कुछ सिंबल्स दे रखे, जैसे इलेक्ट्रिकल सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी होगी तो बैटरीज बेसिकली क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। अच्छा, यहाँ पर बेटा की को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, ठीक है, की का सिंबल क्या बेटा इस तरीके से दिखा रखा है आपको, की ये दिखा रखा है ओपन की। ओपन की का मतलब क्या, अभी ना सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब यहाँ पर सर्किट ब्रेक है। और जैसे बेटा इसको कहता है क्लोज्ड की। क्लोज्ड क्यों कहते हैं, ताकि आपका जो सर्किट जो है क्लोज हो चुका है, अब यहाँ से जो करंट इजिली फ्लो कर जाएगा। जॉइंट वायर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर वायर बेटा आपकी जॉइंट नहीं है तो उसके लिए हम इस तरीके से सिंबल का यूज किया जाता है, देखो यहाँ पर क्रॉस वायर, ठीक है, वायर क्रॉसिंग।
बल्ब के लिए ये सिंबल यहाँ पर मेंशन किया, रेजिस्टेंस के लिए बेटा देखो सिंपल से इन्होंने ये बना रखा है। आगे देखिए बेटा आप, ठीक है, अप्लायंसेस के लिए भी हम यही यूज़ कर रहे हैं, है ना, रेजिस्टेंस के लिए। ओके, अच्छा रियोस्टेट क्या होता है बेसिकली बेटा? रियोस्टेट बेसिकली क्या करता है बेटा, आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी बेसिकली बेटा ये रेजिस्टेंस को चेंज करता है। जैसे हमने देखा बेटा, जब आपका जो फ़ैन होता है, फ़ैन में एक रेगुलेटर लगा होता है जो तरह से उसमें से उसको स्पीड को कम और लो करता है, कम और हाई करता है ना, तो वो एडजस्टमेंट होता है बेटा। उसी तरीके से रियोस्टेट भी आपको होता है, वो रेजिस्टेंस को हाई या लो कर देता है आपका। और एमीटर तो बेटा आपको पता ही है ना, जो करंट को मेजर करता है वो आपका एमीटर होता है। और वोल्ट मीटर बेटा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जो वोल्टेज को मेजर करता है। एक और सिंपल बेटा आता है आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, क्या होता है गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में बेटा आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है बेटा, ये आपका यूज़ क्या आता है टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ द करंट, किस डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो करेगा। ओके, देखिए तो इतनी बात बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई, वेरी नाइस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब भी बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ क्या कहता है, potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided that temperature remains the constant। देखो बेटा ओम्स ने क्या बोला था, ओम्स ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ओम्स जी ने, ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि ना भाई जब भी वो पोटेंशियल मतलब जब भी वो उसके अंदर से वोल्टेज बढ़ा रहे थे, तो उसमें देखा कि भाई करंट का अमाउंट भी जो है साथ साथ बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने एक रिलेशन बनाया, उन्होंने कहा भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो बेटा उसकी जगह पर उन्होंने आर ले लिया, आर एक कॉन्स्टेंट आपका टर्म है, आर इज अ कॉन्स्टेंट, जिसको उन्होंने रेजिस्टेंस नाम दिया। ओके, तो रेजिस्टेंस का मतलब जो होता है जो करंट के फ्लो को बेसिकली अपोज करता है या रेजिस्ट करता है। और वैसे बेटा ओम्स लॉ के ग्राफ बना रखा, देखो नीचे हमने एक्स एक्सिस में करंट को लिया और वाई एक्सिस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया। इसका ग्राफ जो है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। लेकिन बेटा जब इसका स्लोप की हम बात करते हैं, स्लोप का मतलब होता है कितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ, ये स्लोप होता है। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो आपको दिख रहा है बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो यहाँ से आता तो बेटा सपोज कीजिए एक आई हो गया, करंट हो गया, और यहाँ से आता कि वी हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँ यहाँ से, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर पर बेस, यानी कि यहाँ पर आएगा वी अपॉन में आई आ जाएगा। और वी अपॉन में आई बेसिकली क्या देगा बेटा आपको, रेजिस्टेंस देगा, है ना। देखो यहाँ से अगर मुझे रेजिस्टेंस निकाल तो मैं निकाल सकता हूँ वी अपॉन में आई करके। ओके, तो ये जो tan थीटा यानी कि स्लोप जो हमारा होगा वी आई स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वो हमें क्या देगा, इट विल गिव्स अस द रेजिस्टेंस, वो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके बच्चे, क्लियर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली वो समझते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, मतलब कि किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, यानी कि रोकता है, रेजिस्ट करता है। ओके, और उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो ओम होती है, जिन उन साइंटिस्ट के नाम पर रखी है। और 1 ओम्स का मतलब होता है, क्या होता है बेटा, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर ऑफ करंट हमारा होगा। लिखा है बेटा यहाँ पे देखो 1 ओम्स क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, 1 ओम्स होगी आपकी। अच्छा, रियोस्टेट बेटा मैंने अभी आपको बताया था, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इज अ कंपोनेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। मतलब वोल्टेज को चेंज नहीं करते बेटा हम यहाँ पर, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक तरह के रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को चेंज करने से क्या हो रहा है, आपके करंट के अमाउंट में फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, हमने बेसिकली क्या कर रहा है, वोल्टेज को बिना चेंज किए हैं हम करंट को चेंज कर रहे हैं। और करंट को चेंज करने के लिए कैसे रेगुलेट कर रहे हैं बेटा, बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा करंट के अमाउंट में भी फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिलेगा, है ना। ये तो आपको पता है ना बेटा, देखो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू क्या पढ़ा था बेटा आपने, आई आर पढ़ा था। अगर बेटा मैं I निकालना चाहता हूँ मैं इसको ऐसे लिखता हूँ V अपॉन में R। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, R के, है ना। यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो इसका मतलब समझ जाना, डैट मीन्स ये हमारा जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का भी बेटा आपने ध्यान रखना होता है। ओके, तो यहाँ पर बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे आपका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर को डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या होता है कि ना लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। क्या था बेटा, इसको मैं रेज कर देता हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होता है बेटा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। दूसरा लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है बेटा, जब आप वायर देखते हो आपको पता है ये सबसे वायर आपकी है, तो वायर किस शेप में होती है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। तो ये जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और दूसरी बात बताइए क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या डिपेंड करता है मेटेरियल की जो नेचर है वो किस टाइप का है। अगर कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर में कंडक्शन फास्ट होगी, ठीक है। अगर हम आयरन यूज़ करें तो उसमें थोड़ी कम होगी। ओके, तो वो डिपेंड करता है बेटा कि आप कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग जो है उसकी रेजिस्टेंस डिटरमाइन की जाती है। ओके बेटा, तो बात समझ में आ गई इसकी। हाँ, तो बेटा अगर यहाँ से ना इनको कंबाइन करते हैं ना, देखो अगर मैं इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो आपको यहाँ से मिलेगा कि जो आर हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ बेटा, तो उसकी जगह पे ना एक वर्ड आपका आता है रो, एल अपॉन में ए आ जाएगा। अब ये रो होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलो बेटा देखिए, यहाँ पर देखो बेटा एक जो रो आपको मैंने बताया था, अभी बताया ना बेटा आपको, रेजिस्टेंस इज जस्ट इक्वल्स टू आपका आया था अभी रो एल अपॉन में ए आया था, इसको ही बेटा हम रो कहते हैं, आर एच ओ। ओके, ये बेसिकली बताता है आपको बेटा रेजिस्टिविटी के बारे में। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर वन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। देखो बेटा कहना क्या चाहता है कि रेजिस्टिविटी को यहाँ पर बड़ा उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया होगा वैसे, कि ये ना रेजिस्टेंस होती है ऑफ अ क्यूब मटेरियल। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब मटेरियल हमारे पास इस तरीके से। ओके, अभी कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ अ मटेरियल, जिसकी जो साइड क्या है बेटा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, ठीक है। जब उसमें से हम करंट को फ्लूज करते हैं परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस, ठीक है। अगर इसमें हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं बेटा साइड, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक तरीके से जो रेजिस्टेंस लगेगा ना बेटा, जो रेजिस्टेंस लगेगा जो उसका उसको करंट उसके फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा, उससे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं बेटा। ओके, बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखें। चलो बेटा, आई थिंक मुझे इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा ना इसकी स्टैंडर्ड यूनिट भी आपकी होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, किसकी, रेजिस्टिविटी की। देखो यहाँ पर लिखा है रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। देखो बेटा रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ से और एरिया से। अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ाओगे या घटाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें फ्लक्चुएशन आने के चांसेस हो जाएंगे बेटा। ओके, क्लियर है कि बेटा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया था रेजिस्टिविटी के बारे में। बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होती है जो डेवलप होती है। अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी डायमेंशंस क्या बेटा 1 मीटर है, तो उसमें से अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसमें जो अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा बट अपोजिंग जो करंट को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, रेजिस्टेंस लग रहा होगा, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, ये बेसिकली ना तो बड़ा लेंथ पर डिपेंड करता है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे साथ चेंज होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और रेजिस्टिविटी की जो चेंज देखो बेटा यहाँ पर लिखा ना, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, वो आपके 10 की पावर -8 से लेकर के 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है बेटा। ओके, देखो इनकी रेजिस्टिविटी क्या बेटा बहुत कम है, देखो जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इंसुलेटर्स की बात करें तो बेटा कितनी है, 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 तक के बीच में है। तो इसका मतलब इंसुलेटर में से करंट तो फ्लो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत 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 कम हो जाएगी। ओके, बट आपने बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी मतलब होता है कि कितना करंट उसमें से फ्लो कर सकता है। कंडक्टिविटी बेसिकली होता है इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका बेटा, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। जिसकी जितनी कम रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज जनरली हायर देन दैट ऑफ दिट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। देखो प्योर मेटल्स की अगर बात करें, प्योर मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है कंपेरिजन होता है एलॉयज की। ओके, दैट्स वाई एलॉयज जो है बेटा जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, मेल्ट नहीं होता उनका, क्योंकि रेडिएट हाई टेम्परेचर शो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज में हम इसको यूज़ करते जाता है। ओके, क्योंकि बेटा नहीं जल्दी से क्या करता है, मेल्ट नहीं होता, और जल्दी से क्या कहते हैं ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता। दैट्स वाई हम एलॉय को यूज़ करते हैं, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी कंपेरिजन टू प्योर मेटल ज़्यादा होती है। दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, सो दैट वी यूज दैम इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज में हम इसको यूज़ करते हैं।
ओके वैसे ही बेटा कॉपर और एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए, एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत बहुत कम होती है। आप देखो ना बेटा आपके आसपास के जो पोल्स वगैरह होंगे उसमें एल्यूमिनियम की वायर्स लगी होती है, और आपके घरों में क्या लगती है, कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इनकी ना रेजिस्टिविटी लो होती है, और एक तरीके से ये क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ओके देखो ये बात तो आपको बड़ा क्लियर होगी। अब बच्चे एक मुद्दे की बात थी, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वैसे बेटा अगर हम बात करें, देखो बात सुन बड़े ध्यान से, देखो बेटा अगर ये हमारे एक्स एक्सिस और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ओके यहाँ पर हमने वी लिखा है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, आई लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था बेटा कि आपका जितना बड़ा स्लोप होगा, जितना बड़ा बेटा क्या होगा, स्लोप होगा, उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब इस तरीके से बना रखा मैंने आपके लिए। मैंने कहा इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस है बेटा R2, इसकी रेजिस्टेंस मैंने कहा R3 है। अब आप क्या मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेजिस्टेंस के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो बेटा। देखो आपको पता है बेटा, मैंने एक बताई थी बात आपको कि स्लोप पे डिपेंड करता है बेसिकली आपका रेजिस्टेंस। अब बेटा देख लो किसका एंगल ज़्यादा है, तो इसका मतलब देखा जाए बेटा जो स्लोप हमारा है R3 का वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू दैट, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हमारी जो R3 वो R2 से ज़्यादा है, और R2 जो हमारा R1 से ज़्यादा है। तो ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा। क्लियर बात है? ओके ठीक है बेटा। और दूसरी बात बेटा, अगर मैं देखो टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ, तो चलो मैंने यहाँ पर बेटा रेजिस्टेंस की बात करती ना, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता तो टेम्परेचर के हिसाब से बेटा यही होता आपका, क्या होता कि अगर मैं इसको बोलता T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर पे और T3 टेम्परेचर पे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात अगर बेटा आपको ये दिया जाता है कि T1 जो हमारा है, T3 आपका ज़्यादा है, T2 आपका कम है, और T1 आपका कम टेम्परेचर है, तो इसका मतलब ये हो बेटा अगर टेम्परेचर T3 ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपने। टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस में फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाता है, कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके चलो बेटा ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन बेटा अगर इसी बात को, ये बात तो चलो आपको समझ में आ गई है, लेकिन देखिए ये बात क्लियर होगी बेटा। इन केस अगर मैं ग्राफ को बेटा चेंज कर देता, ग्राफ को चेंज कैसे, मतलब इस तरीके से अगर मैं कर देता, देखो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, और मैंने एक लाइन खींची, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची। अब बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने ग्राफ को थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया आई, यहाँ तो मैंने बच्चे लिख दिया, एक काम करते हैं यहाँ लिख दो, मैं यहाँ लिख दिया मैंने V, और यहाँ लिख दिया मैंने I, और फिर मैंने बेटा यहाँ पर क्या करा, एक आपको स्लोप बनाना स्टार्ट कर दिया रेजिस्टेंस के। अब बताइए बच्चे, अब मुझे बताइए किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया। अब बताइए बेटा किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पर। ओके अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्लोप होगा, यानी कि स्लोप बेसिकली क्या होगा, जो आई के साथ एंगल बना रहा होगा, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल और बड़ा है, ये वाला एंगल और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा ना ये चेंज करके दे देते कई बार। तो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में हमारा जो R1 है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R2 की रेजिस्टेंस कम है, और R3 की रेजिस्टेंस क्या है बेटा, वो सबसे कम है। ओके तो इस चीज़ को याद रखना अपने ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। तो आई होप इतनी बात बेटा समझ में आ गई। कंटिन्यू करें, लेट्स कंटिन्यू। बच्चे ओके क्लास, देखिए बच्चे अभी तक हमने जो बात करी थी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और कुछ फैक्टर्स जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अब बेटा बात करते हैं रेजिस्टर्स की, बात करते हैं कि अगर अलग अलग रेजिस्टर्स को हम सीरीज कनेक्शन कर देंगे तो उससे क्या फ्लक्चुएशन होगा। देखो आपको बेटा जब सीरीज में हम कनेक्शन करते हैं तो उस दौरान आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। देखो ना आपका व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब इस तरीके से रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं ना बेटा साइड टू साइड, एंड टू एंड, तो उसे हम कहते हैं बेटा सीरीज कनेक्शंस कहते हैं। और इस केस में बेटा जो टोटल करंट फ्लो करता है ना सर्किट के अंदर, वो क्या होता है आपका, सेम होता है, करंट फिक्स होता है आपका। ओके यानी कि अगर हम टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम सब क्या कर सकते हैं, सबकी रेजिस्टेंस को आप ऐड कीजिए, वहाँ से एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट जो होगा बेटा हर रजिस्टर में वो सेम फ्लो करेगा।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर दैन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब ये बेटा कि अगर मैं बात करूँ कंपेयर टोटल जो रेजिस्टेंस आपकी आएगी ना बेटा सीरीज कनेक्शन, वो बेसिकली क्या होगी, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हायर होगी। इसीलिए बेटा जब सीरीज में कनेक्शन किया जाता है तो करंट का अमाउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज भी होता है। ठीक है, करंट जो आपका कम फ्लो करता है। ओके, दूसरी बात एक बड़ा यहाँ पर क्लिक है, एक बात होगा यहाँ पर क्या बेटा, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, टोटल वोल्टेज की बात करें तो सम ऑफ द वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस में V2 प्लस में V3 हो जाएगा। ओके, यानी कि टोटल जो पोटेंशियल हमारी होगी वो तीनों में बेटा क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, तो यानी कि यहाँ से आप जो है V1 V2 V3 निकाल सकते हैं। आपको पता है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ से, तो वैसे बेटा आप V1 ये निकाल सकते हैं, वैसे V2 निकाल देंगे, वैसे V3 निकाल देंगे। अगर आप बेटा तीनों को ऐड करें तो आपको टोटल पोटेंशियल आ जाएगा ना, और टोटल पोटेंशियल आने के बाद आपको पता है बेटा V होता है आपका IR, जाएगा IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3 हो जाएगा। जो बेटा I को कॉमन निकाल तो आपको मिलेगा RS, यानी कि सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अगर 4 भी होते तो बेटा 4 को हम ऐड कर देते हैं। ओके, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया बेटा। ठीक है, तो यानी कि जो हम सीरीज कनेक्शंस की बात करेंगे बेटा तो उस दौरान आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है। जब हम अप्लायंसेस को क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन करते हैं तो यू विल गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, बिकॉज जहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी आती है दैट इज सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस। ओके, दैट्स इट, नॉट डन, परफेक्ट। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप सीरीज कनेक्शन करेंगे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलने का मतलब ये होगा करंट का जो फ्लो होगा वो कम फ्लो करेगा उसके अंदर। ओके, चलिए बेटा, इन केस अगर हमारे रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, देखो बेटा अगर पैरेलल कनेक्शन होता है ना बेटा तो आपको पता है करंट का जो अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ से अलग फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से हमारा करंट अलग फ्लो करेगा। पहले वाले में सपोज कीजिए बेटा I1 जा रहा है, दूसरे वाले में आपका क्या जाएगा, I2 जाएगा, तीसरे वाले में बेटा क्या जाएगा आपका I3 जाएगा। ओके, लेकिन अगर देखा जाए टोटल करंट जस्ट गिवन अप बाय क्या होगा बेटा, I1 प्लस में I2 प्लस में क्या होगा, I3 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या होगा इसमें सेम रहेगा। तो यानी कि आपने बेटा एक लॉ पढ़ा था ना ये V इक्वल्स टू IR वाला, तो यहाँ से बेटा आप डायरेक्टली जो I निकाल सकते हैं, क्या होगा V अपॉन में R आ जाएगा। ओके, तो I की जस्ट आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, 1 V अपॉन में RP कर देंगे। RP मतलब हो गया पहला कनेक्शन जो जाएगा हमारा V अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2 प्लस में V अपॉन में R3। तो यहाँ से बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर लिखा ना देखो, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर सेम एंड इक्वल इन अप्लाइड वोल्टेज, ये मैंने आपको पहले बता दिया। टोटल करंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, फाइनली ये बात आपको क्लियर हो गई थी, मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, और वैसे बेटा यहाँ लिखा है रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब ये है जब बेटा आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे किस केस में, पहला कनेक्शन तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि टोटल जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी मैक्सिमम। ओके, तो करंट का अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और रेजिस्टेंस जो होगी हमारी मिनिमम होगी। तो अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए करना है तो हम उसको पहला कनेक्शन करेंगे। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, देखो इक्वल रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस आपने बेटा अप्लाई कर रखे ना, तो पहला कनेक्शन में क्या होगा, उनकी जो रेजिस्टेंस होगी ना, जो टोटल रेजिस्टेंस आपके आएगी पहले कनेक्शन में, वो बेसिकली क्या होगी, सबसे कम जो रेजिस्टेंस है ना आपके अप्लायंसेस की उससे भी कम आएगी। ओके, तो दैट्स गुड, ये इसका एक एडवांटेज भी मान के चल सकते। देखो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका आता है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं हमारे रेजिस्टेंस को तो उसका क्या फ़ायदा है। देखो पहली बात, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द करंट सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। अगर बेटा सीरीज कनेक्शंस में एक नुकसान क्या होता है कि अगर हमारा एक अप्लायंसेस ने काम करना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली बात करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, सर्किट वहीं ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये इसका एक पहला डिसएडवांटेज हो गया सीरीज कनेक्शंस का। ओके, और पहला कनेक्शन का एडवांटेज हो गया। डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कनेक्शन एज करंट रिमेंस सेम। तो बेटा आपको पता है कि जब सीरीज में कनेक्शन हम करते हैं तो सभी अप्लायंसेस को हम सेम अमाउंट का करंट फ्लो करता है। ओके, और आपको पता है बेटा डिफरेंट अप्लायंसेस को डिफरेंट अमाउंट के करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फैन को अलग चाहिए, हीटर को आपको अलग चाहिए, इनको हम सीरीज में कनेक्शन नहीं कर सकते, पहला कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तीसरी बात बेटा,
टोटल रेजिस्टेंस जो होती है पहले कनेक्शन में वो डिक्रीज हो जाती है, बट इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन वो बढ़ जाती है। तो बेटर कौन सा रहेगा बेटा? बेटर वो रहेगा कि आप पैरेलल कनेक्ट कीजिए, ताकि आपका ज़्यादा अमाउंट में करंट जो है वेस्ट ना हो, ज़्यादा अमाउंट में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। ओके, कम से कम वेस्टेज हो। डन, दैट्स गुड। बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। देखो ये कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मतलब एक तरीके से अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना बड़ा वो आपका प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब कि करंट के फ्लो को रोक रहा है ज़्यादा अमाउंट में, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डेसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपको पता है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे होगी ना, जो सोर्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा कंडक्शन में, वो बेसिकली क्या होगा, वो कंप्लीटली आपका जो है किस में कन्वर्ट होती जाएगी बेटा? हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी, हीट की फॉर्म में आपकी यूज होती, मतलब कन्वर्ट होती जाएगी। उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, इसी का यूज़ किया था बेटा काफ़ी जगह पे, जैसे अवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, आपका आयरन हो गया, है ना, गीज़र हो गया, टोस्टर हो गया, इन सब में ना बेटा इसी एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। आपका हीटर हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखो बेटा, आपने बेटा एक बात पढ़ी है, आपने बेटा पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। ओके, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, हम कर सकते हैं। ओके, और इन्हें बेटा वर्क डन बेसिकली एनर्जी होती है एक तरीके से, तो इन्हें क्या एनर्जी इक्वल्स टू हमारी होगी पावर इनटू टाइम हमारी होगी। ठीक है, अब बेटा आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगी तो ठीक है, चलो पावर इनटू टाइम हो गया, वर्क डन पावर इनटू टाइम हो गया। अब पावर क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो आपने बेटा पढ़ा था एक चीज़, आपको याद होगी, वी इक्वल्स टू आपने पढ़ा था डब्ल्यू अपॉन में क्यू पढ़ा था, याद होगा आपको। तो यहाँ से बेटा अगर आप डब्ल्यू निकालना चाहते तो क्या निकालते हैं? वी इंटू में क्यू करके, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होता है, तो उसका मतलब उन्होंने क्या करा, वर्क डन यानी कि एनर्जी, और एनर्जी को उन्होंने बेटा एच मान लिया। तो यहाँ लिख सकते बेटा यानी कि डब्ल्यू की जगह पे ई लिख सकते हैं, और क्यू को बेटा क्या लिख सकते हैं? आपको पता है, आपने पढ़ा था आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन में टी होता है, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा आपका आई इंटू टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे बेटा आप निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो बेटा आपका आ जाएगा पावर आ जाएगा, अब आपके यहाँ से डब्ल्यू की जगह आप लिखेंगे आप बेटा वी आई अपॉन इंटू में टी। ठीक है, तो यानी कि नीचे डिवाइड में टी आएगा, टी कैंसिल तो हमारा आएगा वी आई आ जाएगा। ओके बेटा, बात समझ में, इसीलिए बेटा यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, जो हमारा बेसिकली जो पावर है, पावर को लिख दिया बेटा उन्होंने वी आई लिख दिया। ओके, और जब हमने यहाँ से बेटा इसको करा तो ये हो गया वी आई इंटू टी हो गया। डन, समझ में आएगी नहीं बेटा बात? ठीक है, तो पावर इंटू टाइम हमारे यहाँ से एनर्जी आ गई, तो यहाँ से लिख दिया बेटा यहाँ पर क्या हो गया, एच इक्वल्स टू गया वी आई इंटू टी हो गया, और वी आपको होता है बेटा आई आर के बराबर, तो इसलिए हो गया आपका एच इक्वल्स टू गया आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई, दैट्स गुड। और इसी को बेटा कहते हैं हम जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है आप मुझे बता सकते हो, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन लिखा ना पर ये जो लिखा ना एच इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी आपका आया, और वी क्या होता है बेटा? हम उसके आई आर के बराबर हो जाएगा, एच इक्वल्स टू रहेगा आई आर इंटू आई इंटू में टी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो ये हो गया हमारा जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, इट स्टेट दैट, अब ये क्या कहता है बेटा? देखो यहाँ पर क्या, इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, it state that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current and directly proportional to the resistance and directly proportional to the time for which the current flows through the conductor। ठीक है, कितने समय के लिए उसमें करंट फ्लो कर रहा है और कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितनी उस पर रेजिस्टेंस है, तो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एच इक्वल्स टू होता है हमारा आई स्क्वायर आर इंटू में टी, ये हमारा होता है जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कहाँ से आया डेरिवेशन का, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके बेटा, तो इसी वजह से इसको ना बेटा कहाँ यूज़ किया जाता है? देखो, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर, CRT, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ना जो देखो बच्चे, कुछ अप्लायंस ऐसे भी हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं है वहाँ पर। जैसे कंप्यूटर अगर हीट प्रोड्यूस करता है, आपके फ़ोन हीटअप हो जाते हैं, ठीक है, तो टैबलेट्स हीटअप हो जाते हैं, टेलीविजन आपकी हीटअप हो जाती है, रेफ्रिजरेटर हीटअप हो जाते हैं ना, तो ये ना बेसिकली इनका कोई बड़ा वहाँ पर यूज़ नहीं है, लेकिन उससे ना आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी जो एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वेस्ट हो जाती है। ओके, अब देखो बड़ा गया, इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। देखो बेटा, पता नहीं कि ज़्यादा अमाउंट में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, पावर होती है, वो ज़्यादा कंज्यूम जाती है फिलामेंट को ग्लो करने में,
और लिटिल अमाउंट भी जो है वो ना आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बाकी उसमें जो है उसको ग्लो करने में लग जाती है पावर, मोस्टली पावर उसमें वेस्ट हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपने किया। फिलामेंट जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब को टंगस्टन से बना होता है, एज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर और इट हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उनका फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जल्दी से बेटा मेल्ट नहीं होते, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर में। दैट्स वाई जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनका फिलामेंट जो है टंगस्टन मेटल का बनाया जाता है। ओके, क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा अगेन द बल्ब्स आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। ठीक है बेटा, फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए ना हम उसमें एक तरीके से नाइट्रोजन गैस या फिर हम कह सकते हैं कोई ना इनएक्टिव गैस का यूज़ करते हैं, ओके, जो रिएक्ट नहीं करती जल्दी से किसी के साथ। ओके, अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? सुना होगा अपने घर में आपके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का यूज़ किया जाता है। अब तो बेटा ना एमसीबी यूज़ किया जाता है। एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ किया जाता है। पहले बेटा फ्यूज़ यूज़ किए जाते थे आपके। ओके, फ्यूज़ क्या होता है बेटा? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस डेट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग। इन केस अगर आपके घर में ओवरलोडिंग हो जाती है या शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो हेल्प करता है सर्किट को ब्रेक करने में। ओके, ये बेसिकली किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर टिन, अलॉय ऑफ कॉपर और टिन। अगर प्योर टिन का बना होता है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, या फिर कॉपर टिन का बना होता है। ओके, फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं इसको। करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज हाईली, ओके, बेसिकली तो बड़ा करंट कैपेसिटी जो होती है ना उसकी, क्या नाम है आपकी फ्यूज़ की, वो ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू द अप्लायंसेस कंपेरिजन में। ओके, ठीक है बेटा। इन केस अगर घर में जैसे बेटा होता है ना कभी का ओवर लोड जाता है या शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो आपके जो फ्यूज़ होता है अपने आप ही वहाँ से जो है मेल्ट हो जाता है वो वायर, और वहाँ से कनेक्शन जो है आपका ब्रेक हो जाता है। ओके, आजकल तो बड़ा एमसीबी यूज़ किया जाती है, एमसीबी अपने भी गिर जाती है ना, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ प्रॉब्लम होती है। ओके, दैट्स गुड। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बस मैं बोलते जा रहा हूँ कहीं, समझ लो ना? ओके, अब बेटा एक वर्ड आपका आता है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, पावर का मतलब क्या है? देखो समझो बेटा बात को। यहां से बड़ा डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिक पावर में से। ये बेसिकली क्या था? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। देखो बच्चे, ओके, ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो क्या है बेटा? न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं यहाँ पर। देखो ये कहता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो क्या कहना है बेटे, किस रेट के साथ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम्ड हो रही है किसी भी अप्लायंसेस के द्वारा या यूज़ की जा रही है, ओके, उससे हम कहते हैं पावर। और मैंने आपको बताया पावर का फॉर्म होता है वी कोस पी इक्वल्स टू होता है वी इंटू आई होता है, और वी की जगह पे अगर आई आर लिख दो तो आपको फॉर्मूला जाएगा पी आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन में आर बन जाएगा। ओके, है ना बेटा? पी इक्वल्स टू वी इंटू में आई हो गया, तो आई की जगह पर आप लिख सकते हैं बेटा वी अपॉन में आर बाई यूजिंग द ओम्स लॉ, तो वहाँ से बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ आपका। ओके, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है पावर की वॉट होती है, कैपिटल डब्ल्यू से उसको डिनोट करते हैं। एक वॉट का मतलब क्या होता है कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ओके, क्लियर बेटा? और कमर्शियल जो यूनिट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है किलोवाट आवर होती है, कमर्शियल एनर्जी की। पावर इनटू टाइम में तो है बेटा आपका ना एनर्जी। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गई है। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी कमर्शियल यूनिट जो होती है ना, एक यूनिट में बेसिकली क्या होता है आपका 1 kWh होता है, यानी 1 किलोवाट आवर। अगर आपको वॉट्स में दीवान है कोई भी डेटा, तो उसको पहले किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, और कितने समय के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट आप यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब बेटा यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे, तो अगर आपको यूनिट्स का चार्ज गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप बता सकते हो कि एक्चुअल में कितना आपको बिल पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी कंजम्पशन। ओके, और एक बात का ध्यान रखिए बेटा, 1 kWh में हमारे क्या होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। कैसा है देखो बेटा, आपको पता है 1 किलो वाट में 1000 वोट होते हैं, और 1 आवर में 3600
सेकंड्स होते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से आपको बड़े कॉन्सेप्ट ड्राइव हो गया। ओके, तो आई होप बेटा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जितनी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर बेटा आप को कोई भी क्वेरी होती तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टिल दैट आप अपना ध्यान रखें और प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।